हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, और एक अच्छी नागरिकता क्या कहलाती है, और इसी तरह से इन सभी में शिक्षक की क्या भूमिका है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोड 508 का है। यूनिट की बात करें तो 8 यानी 8 का है। तो इसमें हम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस को लेंगे, देन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो, और इस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं यूनिट 8 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनके आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर देते हैं, और शॉर्ट वाले क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, और विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं क्या क्या प्रदान करती हैं। कुछ वर्षों से इस समझ के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध बढ़ा है कि बच्चे को सीखने के लिए अवश्य स्वस्थ होना चाहिए, और एक बच्चे को स्वस्थ होने के लिए सीखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं लागू की गई हैं, जहां विद्यार्थी अपने कार्य दिवसों को गुजारते हैं, और स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रारंभ से इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत बेहतर परिणाम देंगे। यानी कि विद्यालय में छात्रों को, स्टूडेंट को ये सिखाया जाए कि वो किस तरह से स्वस्थ रहे, किस तरह से हेल्दी रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय में ये चीज़ें बच्चों को बताई जाए, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो स्टार्ट किए जाए। और जो स्वास्थ्य दिवस होता है उसको भी विद्यालयों में मनाना चाहिए। विद्यार्थियों को इष्टतम अधिगम के लिए तैयार करने में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप टीचर हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि आप क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या स्कूल में स्वास्थ्य संबंधित एक्टिविटी होती है। जनरली बहुत से ऐसी स्कूलें होती हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ये भी रियल फैक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। यानी कि विद्यालय में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सबसे पहले संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन होता है। सॉरी, हम इसे ले लेते हैं, बाय मिस्टेक हो गई। सबसे पहले लेते हैं शारीरिक जांच, ठीक है ना। शारीरिक जांच बहुत ज़रूरी है, और कुछ समान समस्याएं होती हैं, सर्दी खांसी जो बुखार होती है, इसके द्वारा डॉक्टरों की टीम के द्वारा इसकी जांच की जाती है। और वो विद्यालयों का मंथली जो ये होता है वो टूर लगाते हैं, विद्यालयों पे जाते हैं, आँख कान नाक जीभ वगैरह की समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना, और उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन देते हैं। तो ये आपका हो जाता है शारीरिक जांच के अंतर्गत, ठीक है ना। शारीरिक जांच के अंतर्गत जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप इसे ऑर्गन से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 5 ऑर्गन्स होते हैं, उनकी यहाँ पे जांच पड़ताल होती है। उसके बाद देन उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर किया जाता है। अगर हल्की है तो, ज़्यादा है तो फिर आगे की जो एक्टिविटी होती है वो अलग होती है। फिर दूसरा है संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन। तो ये महीने में एक बार बच्चे की ऊंचाई और वजन माप कर किया जाता है। तो स्वास्थ्य मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चे की हम हाइट देखते हैं और वेट देखते हैं, जो मंथ में एक बार किया जाता है। यदि बच्चे का वेट जो है, जैसे इस मंथ में किया, फिर नेक्स्ट मंथ किया, फिर नेक्स्ट मंथ किया, और हम देखते हैं कि बच्चे का जो वेट है वो दिन ब दिन जो है वो लूज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है, वो भी वहाँ पे उसका सोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। टीकाकरण, यह डिप्थीरिया टिटनेस जैसी सामान्य बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। तो टीकाकरण जो होता है आपका, वैक्सीन होती है, वो भी स्कूलों में किए जाते हैं। डिप्थीरिया टिटनेस जैसी बीमारियां होती हैं जिसके टीके जो हैं कंपलसरी भी होते हैं। तो बहुत से स्कूलों में टीके जो होते हैं वैक्सीन लगवाए जाते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं होते। इस समय आपका जर्मन रूबेला जो है, रूबेला के जो वैक्सीन है वो लगाए जा रहे हैं। और हालांकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो इस चीज़ के लिए सहमत नहीं होते, एग्री नहीं होते हैं स्कूल में वैक्सीन वगैरह वैक्सीनेशन करवाने के लिए, लेकिन करवाना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सरकार गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, हमारे बच्चों के लिए ही है। तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव सोच अपनी रखनी होगी। मुफ्त चिकित्सा, यह एक नियमित कार्य है। बच्चों को रोगाणुओं, रक्तहीनता, कैल्शियम और शरीर की सामान्य कमजोरी के लिए गोलियां दी जाती हैं। तो साथ साथ में बच्चों के लिए अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनके लिए भी टेबलेट्स दी जाती हैं स्कूलों में। और एक फिश ऑयल जो होता है वो भी बच्चों को दिया जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, कैल्शियम के लिए। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि शारीरिक जांच को हमने देखा जो जरूरी है। फिर शारीरिक जांच के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन होता है, ठीक है। टीकाकरण होता है, मुफ्त चिकित्सा, फिर पोषण सलाह है।
यदि कोई बच्चा किसी से ग्रस्त होता है, किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, तो डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और वो आते हैं तो उनको बताया जाता है, ठीक है। तो पोषण सलाह भी यहाँ पे न्यूट्रिशन की दी जाती है। दांतों की जांच, बच्चों की दांतों की देखभाल और सफाई के लिए नुस्खे दिए जाते हैं, और यहाँ पे कैविटी व दांत की किसी अन्य समस्या वाले बच्चों को उपयुक्त उपचार दिया जाता है। तो बच्चों में टीथ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स होती है, दांतों को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी सोल्यूशन, उसका भी हल वहाँ पे किया जाता है, उन्हें मेडिसिन दी जाती है। और कैविटी, जनरली बच्चे चॉकलेट वगैरह जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और फिर ब्रश नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश जो है हमें 2 टाइम्स करना चाहिए, 1 मॉर्निंग टाइम्स और सेकंड जो है नाइट में सोने के पहले हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। कैविटी उससे आपके दांतों में नहीं आएगी और आपके दांत साफ रहेंगे। तो दांतों की जांच भी होती है, और आँख की जांच भी जो होती है वो विद्यालय में ही कराई जाती है, ठीक है। और बहुत सी बच्चों की पुस्तकें या सैमपट पढ़ते समय समस्याएं आती हैं। कम दृष्टि वाले बच्चों को दृश्य सामग्रियां प्रदान की जाती हैं, तो आँख की जांच भी वहाँ पे होती है। सामग्रियों का वितरण, श्रवण समस्या वाले जो बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, उनको यंत्र भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हर एक स्कूल में ये नहीं होता है, जबकि सरकार की तरफ से बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। अभिलेख अनुरक्षण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे का पृथक अभिलेख रखा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है हर मंथ, क्योंकि तभी तो उसकी रिपोर्ट चेक की जाएगी ना, जब पिछले मंथ की रिपोर्ट से और फिर इस मंथ की रिपोर्ट को मिलाया जाएगा कि प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी चीजें देखी जाती है, जिस पर अभिभावक यानी पेरेंट्स के, शिक्षक के और प्राचार्य प्रिंसिपल के जो उसमें सिग्नेचर होते हैं, और इसमें ऊंचाई, वजन, रक्त समूह आदि होते हैं। फिर परिणाम होता है कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवा नीति बहुत अच्छा परिणाम है, बच्चे और अभिभावक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। तो ये आज इसमें हमने ये देखा कि एक स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती हैं। विद्यालय में होती है शारीरिक जांच होती है, संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन, टीकाकरण होता है, मुख्य चिकित्सा होती है, पोषण सलाह होता है, दांतों की जांच होती है, आंखों की भी जांच की जाती है, और जो बच्चे कान से होते हैं, श्रवण जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी सामग्रियों का वितरण किया जाता है, अभिलेख अनुरक्षण दिया जाता है। परिणाम, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। परिणाम का मतलब होता है कि बच्चे जागरूक बने, अभिभावक को भी जागरूक बनना होगा इन चीजों के लिए। अगला क्वेश्चन, आपातकाल और दुर्घटनाओं में प्रारंभिक चिकित्सा के प्रावधान का वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, आपातकाल और दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा के प्रावधान का। स्कूल में क्या क्या, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए। तो देखिए, हम सुरक्षा नियमों का अनुसरण करते हैं, फिर भी कभी कभी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और ऐसी स्थिति में कोई एक दुर्घटना से चोटिल हो जाए तो हमें एक एक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय के लिए, सहायता के लिए कुछ ऐसे हमारे पास जो है मेडिसिन, कुछ ऐसे बॉक्स होने चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, जिसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी का इलाज करना नहीं, अपितु पीड़ित की कई प्रकार से सहायता करना होता है, और जीवन बचाता है, बीमारी और नष्ट की वृद्धि को रोकता है। प्राथमिक चिकित्सा, मान लीजिए आपको या स्कूल में किसी बच्चे को चोट लग गई, गहरी अंदरूनी चोट लगी, और आपको पता है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के पहले आप भी उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे ब्लड बह रहा है, वहाँ पे कॉटन वगैरह से, या कॉटन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई हैंकी वगैरह लेके साफ स्वच्छ उसको वहाँ पे बांध दीजिए, ताकि ब्लड जो है वो ना बहे ज़्यादा। तो ये होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट, जो स्कूल में भी, और डिटॉल वगैरह भी आप लगा सकते हैं अगर हल्की वैसी चोटें हैं, तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। और कुछ समय के लिए कष्ट को नियंत्रित करता है, पीड़ित को कष्ट लड़ने की ताकत को बचाता है, और जैसे ही चिकित्सीय सहायता उपलब्ध होती है तो प्राथमिक चिकित्सा की भूमिका यहाँ पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा जाएगा तो डॉक्टर उस पट्टी वगैरह को, जो भी आपने लगाया उसको निकाल के अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये प्राथमिक जो चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। और कभी कभी कुछ छोटी चोटों को प्राथमिक चिकित्सा का उपचार की अपेक्षा नहीं होती, जैसे मैंने कहा बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, खरोच वगैरह लग जाती है, उनमें होता है, स्कूल में तो जनरली ऐसा होता है, तो आप वहाँ पे बच्चों का जो है थोड़ा सा डिटॉल वगैरह लगा के या फिर कोई क्रीम लगा के आदमी क्या करता है, उस पर पट्टी वगैरह से बांध देता है, बस। तो ये हो जाता है फर्स्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला देख लेते हैं, आतंकित ना होना, ठीक है। दूसरा है, दृश्य का सर्वेक्षण करें और निर्धारित करें कि यह कार्य करने में सुरक्षित है या नहीं, यानी जो उस वक्त घटना घटी है उसको जो प्राथमिक चिकित्सा है किस तरह से दी जाए।
पीड़ित का प्राथमिक सर्वेक्षण करें, जिसे SBC कहा जाता है, जो इस प्रकार है। वायु के रास्ते खोले, पीड़ित को सांस दे, गंभीर कट और रक्तस्राव को रोके। यानी मान लीजिए यहाँ पे प्राथमिक सर्वेक्षण, यानी कि आप देख लीजिए कि अगर उसे हार्ट वाली प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले वहाँ पे जो है हवा को आने दीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं लगानी चाहिए। फिर उन्हें आप सांस दे दीजिए। यदि कहीं पे कट गया है, खेलते वक्त कुछ लग गया है, ठीक है ना, तो कट वगैरह की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमने भी बताया था कि जो ब्लड है उसको बहने नहीं देना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको बांधना चाहिए। फिर चोटिल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगानी चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और जब चोट गंभीर हो तो डॉक्टर को भी बुला लें या फिर पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और हवा जो है बिल्कुल ताजी आने देनी चाहिए और अनावश्यक रूप से कपड़े ना हटाएं, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ें होती हैं, ये जनरली जब पेशेंट के साथ ये चीज़ें होती हैं तो वो भयभीत डर जाता है। तो पेशेंट के साथ उस वक्त क्या करना चाहिए जब उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है। फिर यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक स्कूल में होता है। तो प्रत्येक कक्षा अध्यापक को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराना विद्यालय का कर्तव्य है और ये बॉक्स पहुँच में होना चाहिए। अब देखिए, एक्चुअली पहुँच में इसलिए होना चाहिए ये बॉक्स, क्योंकि हर एक क्लास जो होती है अलग अलग होती है। मान लीजिए क्लास में ही बच्चे से कोई ऐसी घटना हो गई है, कोई चोट लग गई है, तो हम या तो प्रिंसिपल के पास बॉक्स को मांगने नहीं जा सकते हैं या फिर हम अदर क्लास में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास उस बॉक्स का होना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कपास है, बुल है यानी कि कॉटन जो है, पैड, गाज के टुकड़े, रोलर बैंडेज, ठीक है ना, एडेसिव प्लास्टर और टिंचर, आयोडीन, टिंचर बोनजोइंग, कैंची, बर्नाल और बोरिंग एसिड, सोडा कार्बोनाइट, जो भी चीज़ें होती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम जो है, वो सब भी वहाँ पे होने चाहिए। किसमें? फर्स्ट एड बॉक्स में, जो कि जरूरी है स्कूल में रखना। फिर विद्यालय का चिकित्सालय में, तो प्राथमिकता चिकित्सा बॉक्स से यहाँ पे हो गया विद्यालय का चिकित्सालय। तो देखिए, प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य को देखने, चिकित्सा परीक्षणों को व्यवस्थित करने, विविध बीमारियों के विरुद्ध रोकथाम मानकों को अपनाने के लिए निर्देश देने तथा छोटे तत्वों से इलाज उपलब्ध कराने के लिए कमरा विद्यालय चिकित्सा तैयार करना चाहिए। यानी कि विद्यालय में एक छोटा सा रूम हो जो सिर्फ चिकित्सा के लिए होना चाहिए, कि बच्चे को कोई चोट लगती है तो वहाँ पे सबसे पहले बच्चे को ले जाया जाए और वहाँ पे भी बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को स्वस्थ नहीं पाता है तो उसे विद्यालय के चिकित्सालय में भेज देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे संतोषजनक उपचार मिल रहा है। कभी कभी बच्चे जनरली वॉमिटिंग से करने लगते हैं, कभी उनके पेटों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए एक रूम होना चाहिए जहाँ पे बच्चा आराम से बैठ सके, ठीक है। और देन उसके बाद अगर ज़रूरत होती है कि नहीं पेन जो है हमारे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर उन्हें घर या फिर डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को संकोच नहीं करने की सलाह देनी चाहिए, बल्कि वे कष्ट महसूस कर रहे हैं तो उन्हें विद्यालय के चिकित्सालय में सूचना देनी चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स होती है तो वो टीचर से, हमसे, आपसे नहीं कहेंगे, वो अपने फ्रेंड से कहते हैं, फिर उनकी फ्रेंड हम लोग को बोलती है कि मैम ऐसा ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमसे सबसे पहले बताएं, ठीक है। तो ये हमारा कोई जो आंसर था, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपातकाल और दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा के प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, आप क्या प्रावधान करेंगे, तो इसका था, ठीक है ना। और प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये आपके प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, इसी में ले लेते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं और पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्वास्थ्य पूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता पर टिप्पणी करना है। स्वास्थ्य पूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता, या फिर एक शिक्षक कैसे एक अच्छा नागरिक तैयार करता है, ये इस पे आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए, स्वास्थ्य पूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो नागरिक, क्योंकि व्यक्ति से नागरिक बनता है, और व्यक्ति स्वस्थ तो नागरिक भी स्वस्थ है, नागरिक स्वस्थ है तो हमारा राज्य, हमारा देश स्वस्थ है और विकास करेगा वो। तो स्वास्थ्य पूर्ण जीवन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा दोनों को स्थापित करता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य पूर्ण जीवन में स्वास्थ्य वातावरण, सामान सफाई, स्वस्थ भोजन, शारीरिक स्थिति, सुखद संगठन आदि आते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये हमने देखा। स्वास्थ्य जीवन में स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, यानी आसपास की सफाई होनी चाहिए, सामान्य जो बेसिक सफाई घर में होती है वो होनी चाहिए, में भोजन जो है
वो स्वस्थ और ताजे करने चाहिए, शारीरिक स्थिति और जो सुखद संगठन होते हैं वो होने चाहिए। लेकिन बहुत से साक्ष्य हैं जिसमें खराब स्वास्थ्य शैक्षिक परिणामों, व्यवहार और विद्यार्थियों के मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति पर निर्भर करता है और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन स्वस्थ आदतों को मन में बिठाने के लिए बेहतर शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पाठचर्या के अंग के रूप में पूर्व नर्सरी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। इससे बच्चों को पूर्ण निर्देशित और स्वस्थ शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ सुयोग्य और आनंद पूर्ण युवक के होने के प्रति निर्देश देना चाहिए। देखिए, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, खासतौर पर जब बच्चे प्ले ग्रुप में होते हैं, यूकेजी एलकेजी में होते हैं, तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं, है ना, यानी हम बोलते हैं गुड हैबिट क्या होती है, बैड हैबिट क्या होती है। हमें गुड हैबिट जो है अप्लाई करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, बैड हैबिट नहीं सीखनी चाहिए। हम उन्हें मैनर सिखाते हैं, बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए, ठीक है। हम जब भी उन्हें लंच कराते हैं तो ऑलवेज हम उन्हें कहते हैं कि गो एंड हैंड वॉश, यानी अपने आप हैंड वॉश, हाथ को धुल के आइए, तो उसके बाद आप भोजन लंच करिए। घर में यदि आप हैं तो हैंड वॉश करिए, फिर आप लंच करिए। बहुत सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। ऑलवेज ब्रश हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं और ये चीजें जो हमें बच्चों को स्कूल में ही सिखानी चाहिए। जब बच्चा ये चीजें सीखेगा तभी तो वो पढ़ेगा और अच्छे मार्क्स लेके आएगा, नहीं तो ऑलवेज वो बीमारी रहा आएगा, ऑलवेज वो बीमारी रहा आएगा और उसकी जो शिक्षा है वो इससे प्रभावित होगी। एक आदर्श विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता को बच्चों के मन में बिठाने के लिए पाठचर्या में निम्नलिखित घटकों को शामिल करता है। अब कौन से घटक शामिल हैं आपके किसमें अच्छी नागरिकता को बच्चों के मन में बिठाने के लिए? तो यहाँ पे देख लेते हैं, संपूर्ण विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, यानी संपूर्ण विद्यालय में जितनी भी क्लासेज है सब में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए बच्चों को। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वो होना जरूरी है। सुरक्षित भौतिक वातावरण होना जरूरी है और विद्यालय परामर्श, मनोवैज्ञानिक सामाजिक सेवाएं होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षा होना, जिसे हम पीटी बोलते हैं, ठीक है। और पोषण सेवा यानी न्यूट्रिशन की जो सर्विस होती है वो भी होना जरूरी है। खासतौर पर मिड डे मील जिन स्कूलों में चलते हैं वहाँ पे भी अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य प्रोन्नत करना और विद्यालय में परिवार और समुदाय की सहभागिता, तो शिक्षकों को निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह इन घटकों को कौशल, साक्षरता, संकल्पना और योजनाओं के द्वारा मन में बिठा सकते हैं। यानी कि बच्चों को वो बताएं कि संपूर्ण विद्यालय के लिए, पूरे विद्यालय के लिए स्वास्थ्य कितना जरूरी है, स्वास्थ्य के बारे में जानना, आपको हेल्थ के बारे में जानना कितना जरूरी है, जो एनवायरनमेंट है जहां हम रह रहे हैं वो कितना सेफ होना चाहिए, वो कितना हमारे लिए जरूरी है। विद्यालय परामर्श, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, शारीरिक शिक्षा हमारे लिए कितना जरूरी है, यानी योगा अभ्यास हमारे लिए कितना जरूरी है। और हमें अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें, जंक फूड नहीं खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें हमें खानी चाहिए। तो ये जो काम होते हैं वो किसके होते हैं? टीचर के होते हैं और इसी टीचर जो होता है अपनी भूमिका निभाता है। अब इस गतिविधि को पूर्ण होने के बाद शिक्षक देखेंगे कि प्रत्येक बच्चा विभिन्न दृष्टिकोणों के बाद नए विचारों के साथ आएगा। आप शिक्षक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता के महत्व को समझ बनाने के दिए गए विषयों पर आगे सूचना दे सकते हैं। यानी अच्छी नागरिकता में क्या बता सकते हैं? बच्चा प्रत्येक दिन एक चीज या अन्य सीखना शुरू कर देता है। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता एक व्यवहारात्मक पैकेज है जिसे विद्यालय और घर के प्रारंभिक वर्षों में शुरू होना चाहिए। अच्छी नागरिकता के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए? अगर सीधे सिंपल एक क्वेश्चन करता है कि अच्छी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, तो आपको फिर उसमें यही चीजें लिखनी होंगी। सत्य बोलना, सही बोलना, हमने, है ना, दूसरों का आदर करो, सचेत रहो, उत्तरदायी रहो, बहादुर बनो, जो जस्ट अभी हमने आपको बताया था। और किंडरगार्टन और प्रथम सोपान में जो मैंने कहा प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, यूकेजी और एलकेजी नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी नागरिकता सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं वही आगे चल के बनते हैं, ठीक है ना। और गलत बच्चे जनरली किससे सीखते हैं? बच्चे टीचर से सीखते हैं। यहाँ पे ईमानदारी, करुणा, आदर, उत्तरदायित्व और साहस की संकल्पना जो है बच्चों में विकसित करनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक को इसे पाना चाहिए। इन आदर्शों को, उच्च आदर्शों को छोड़ना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है और एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न स्थितियों का सृजन कर और विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन कर इन आदर्शों को मन में बिठा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं कि प्रत्येक जो शिक्षक होता है प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकित कर सकता है। देश की सेवा करना बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों को बताना चाहिए कि आप जब बड़े होंगे तो आप क्या बनेंगे, आप कुछ बन के देश की सेवा करना चाहेंगे तो क्या बनना चाहेंगे, किस तरह से आप देश की सेवा करेंगे, लेकिन जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप देश की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों के मन में एक अच्छे नागरिक होने के विचार जो है विकसित कर सकते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय में सामान्य स्वास्थ्य जोखिमों पर एक टिप्पणी लिखे। विद्यालय में सामान्य स्वास्थ्य जोखिमों पर एक टिप्पणी लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य स्वास्थ्य जोखिमों पर। तो देखिए, विद्यालय में सामान्य स्वास्थ्य जोखिमों पर कि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी उच्च प्राथमिकता होती है और उनकी सुरक्षा के लिए अभिभावक, शिक्षकों को, समुदाय को एक विशिष्ट भूमिका निभानी होती है। विद्यालय में क्या होगा, तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे सुबह से सभा से पहले लंच समय में कभी कभी कक्ष में अधिक मुक्त होकर खेलते हैं। और विद्यालय में सुरक्षा मानक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो होती हैं विद्यालय में भी हो जाती। आग की हो गई, बिजली के झटकों की हो गई, जहाँ बोर्ड लगे वहाँ करंट नहीं होने चाहिए, वायर से कहीं पे कटे नहीं होने चाहिए, वायर को पहले खुला ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे बहुत सारी चीजें होती है। अगर स्कूल फर्स्ट सेकंड फ्लोर में है तो रेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बच्चे जो होते हैं स्लिप करते हैं, दौड़ते हैं स्टेयर वगैरह में, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा के नाते इन चीजों पर ध्यान रखना एक प्रिंसिपल का और साथ में शिक्षक का कर्तव्य होता है। गिरना, जैसे इसमें देख लेते हैं, दुर्घटनाओं का सबसे सामान्य प्रकार होता है वो गिरना होता है। कक्षा में बच्चे खेलते खेलते समय आपस में गिर जाते हैं, ठीक है ना, उनके आसपास कोई नहीं होता, सीढ़ियों से गिरते हैं और लंच की छुट्टियों में गिरते हैं। गिरने से बचने के लिए उनके उपाय उठाना चाहिए। सीढ़ियाँ छोटी होनी चाहिए, जो मैं भी आपको बता रही थी कि सीढ़ियों के किनारे मजबूत रेलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे जनरली सीढ़ियों से जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ ना जाएं, एक एक या दो दो करके जाएं, उन्हें धक्के भी नहीं लगने चाहिए। दो बच्चों के बीच में स्पेस होना चाहिए। लंच की छुट्टी के दौरान स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मॉनिटर हम लोग बनाते हैं उनकी, हम लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही देते हैं ना, मॉनिटर्स को ध्यान रखना, बच्चे जो है आपस में लड़े ना झगड़ा ना करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप होने चाहिए, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं। और कक्षा छोड़ने से पहले शिक्षक को एक मॉनिटर नियुक्त करना चाहिए, जो जनरली होता है स्कूल में। आग देख लेते हैं। आग बड़ा खतरा होता है, क्योंकि गैस का रिसाव भी हो सकता है। जो प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रैक्टिकल्स रूम होते हैं, वहाँ से भी होता है। शॉर्ट सर्किट कभी कभी हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है, और से कभी कभी बहुत खतरनाक रूप ये ले लेता है। तो विद्यालयों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो मानक होते हैं वो अपनाने चाहिए, ठीक है। तो आग से बचाव के लिए जो यंत्र होता है उसको रखना चाहिए। सीढ़ी और बिजली के तार अच्छी स्थिति में होने चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्यालय भवन में अग्निशमक उचित स्थानों पर रखे होने चाहिए ताकि उसका यूज कर सकें। आग का जो मॉक ड्रिल होता है विद्यालय में समय समय पर होना चाहिए। ट्रस्ट उसका होते रहना चाहिए, है ना, कि काम कर रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अग्निशामकों का प्रयोग करने के लिए शिक्षक और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षित होना चाहिए, उनसे उस चीज को ओपन करते हुए आना चाहिए। और विद्यार्थियों को आतंकित नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें तीव्रता और शांतिपूर्वक बाहर निकलने का अभ्यास कराना चाहिए कि यदि आग लगती तो आप किस तरह से बाहर निकले। विद्यालयों में धुआं जो संसूचक होते हैं वो भी होने चाहिए। और फ्लेक्स बोर्ड पर महत्वपूर्ण फोन नंबर लिखे होने चाहिए ताकि कोई भी उस नंबर को लेके कॉल कर सके, है ना। फिर दूसरा है बिजली का झटका। तो कभी कभी विद्यालयों में दुर्घटनाएं शॉर्ट सर्किट या पर्याप्त बिजली के तारों के कारण होती हैं। तो इनके लिए क्या क्या मानक होने चाहिए, तो बिजली के सभी तारों पर योग्य बिजली अधिकृत जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा लगवाने चाहिए। बिजली विशेषज्ञ विद्यालय के दौरान नियुक्त किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों किसी स्थिति में भी किसी भी हाथ में उन्हें बोर्ड ही नहीं छूने देना चाहिए, और गीले हाथ की तो बात ही दूर है, उन्हें बिजली के तारों को छूने ही नहीं देना चाहिए। विद्यालयों में झटकों से बचाने वाले जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो लगे होने चाहिए। फिर भगदड़, कभी कभी भगदड़ से भी ये घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। विद्यालयों में भगदड़ खास तौर पर लंच की छुट्टी के समय या घर जाते वक्त होते हैं, और बस में कभी कभी आतंक के कारण भी हो जाते हैं। क्या मानक होने चाहिए, क्या अपनाने चाहिए कि भगदड़ नहीं होनी चाहिए। तो सुरक्षा नियमों से युक्त के फ्लेक्स बोर्ड विद्यालय के दीवारों पर प्रदर्शित होने चाहिए। एक दूसरे को धक्का देने से मना करना चाहिए, समझाना चाहिए हमें, खास तौर पर सीढ़ियों पर जो रिस्की होता है। छोटी कक्षाएं बोतल पर होनी चाहिए, नीचे होने, जो छोटे बच्चे होते हैं यूकेजी नर्सरी या 1 से 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो नीचे उनकी कक्षाएं होनी चाहिए, सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए। और शिक्षकों को अपराह्न में कक्षा के साथ चलना चाहिए। और खेल के मैदान में भी कभी कभी होता है, खेल के मैदान में बच्चे जनरली ईर्ष्या ऐसा किसी द्वेष वश से लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं या फिर गिरा देते हैं, तो इसकी वजह से भी चोटें लगती है। वो चोटें थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होती हैं। अस्थि भंग होना, नोकदार वस्तु चोटिल होने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। बच्चों को खेल के मैदान में लगने वाली चोटों से बचाने के लिए खेल के मैदान में, अब खेल के मैदान में जो चोटें लगती हैं उनसे बचाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, तो खेल के मैदान में किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, उल्टे सीधे खेल नहीं खेलने चाहिए, घुमावों से दूर रहने चाहिए, है ना, कि एक दूसरे को पकड़ के घूमना। सहभागी जो साथ में खेलने वाले होते हैं उनको
चेतावनी दिए बगैर ही कभी इधर उधर नहीं खेलना चाहिए, कुछ भी उनको टच नहीं करना चाहिए। दौड़ते समय, मैदान में खेलते समय नोकदार वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए और रखनी भी नहीं चाहिए। कटेली झाड़ियों और नंगे तारों के पास नहीं खेलने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो होती है, एक तरह से अगर इस सब चीज़ों का पालन किया जाए तो कोई भी दुर्घटना ना हो। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप हो गया जनरली, तो इसमें तो अपना बस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर भूकंप आता है, हल्के कंपन का एहसास होता है, तो कक्षा से बाहर आ जाने चाहिए, है ना, बच्चों को निकाल लेना चाहिए, मैदान में इकट्ठे हो जाने चाहिए। और अगर गिरती कक्षा में फंस गए हों तो टेबल या डेस्क के नीचे, जनरली कहते हैं कि अगर भूकंप आता है तो हमें किसी टेबल के नीचे जो है वहाँ पर छिप जाना चाहिए, तो वही काम करना चाहिए। और चिकित्सक सहायता जो वहाँ पे है वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और इसमें हमने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ और भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।